गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो। अगर मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो प्लीज कमेंट करके बता दो एवरीथिंग इज क्लियर। एम आई ऑडिबल? प्लीज कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? प्लीज कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियर है? आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के आज अपन क्वेश्चन का इस चैप्टर में जितने भी जेई के क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस अपन एक के बाद एक करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी अपन देखेंगे। क्या मेरी आवाज क्लियर है? फिर से एक बार प्लीज कमेंट कर दो बच्चों। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज
क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार प्लीज कमेंट करके बताओ बच्चों। कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे लग रहा है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दो, अगर वॉइस क्लियर है तो कमेंट कर दो कि सर वॉइस इज क्लियर।
वॉइस क्लियर है? Am I audible? प्लीज कमेंट करके बताओ, am I audible? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज कमेंट करके बताओ, am I audible? Can you hear me? अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अ थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg is rotating along its diameter at a speed of 1800 rpm by applying an external torque of 25 pi newton into meter for 40 seconds. Speed increases to 2100 rpm. The diameter of disk is. तो हमें डिस्क का डायमीटर बताना है कि डायमीटर क्या है. अब आपको दिया है कि जो इनिशियल स्पीड है ओमेगा 1 that is 1800 rpm and final speed is 2100 rpm. तो हम निकाल लेते हैं अल्फा, और ये हमें दिया कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में. अगर ये 40 सेकेंड्स में है तो अपन यूज कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा 2 की वैल्यू है 2100 आरपीएम, ओमेगा 1 की वैल्यू है 1800 आरपीएम प्लस अल्फा इंटू टी की वैल्यू है 40. क्या करेंगे? 2100 माइनस 1800, तो ये हो गया आपका 300 आरपीएम. आरपीएम आपको अगर रेडियन पर सेकेंड में जानना है तो क्या करोगे? पाई बाई 30 इज इक्वल टू 40 अल्फा. तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल कि अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पर हमें तो निकालना है डायमीटर ऑफ डिस्क. अब टॉर्क इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं आई अल्फा. फॉर अ रिजिड बॉडी टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू पाई अल्फा. टॉर्क कितना है? 25 पाई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है mr स्क्वायर बाई 2. अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां से मिल गई है. अब सारी वैल्यूज पुट कर दो. अल्फा है आपके पास, मास है आपके पास, यहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, आपको निकालना है डायमीटर. तो रेडियस मिलने के बाद अपन डायमीटर भी निकाल सकते. तो इस तरीके से अपन डायमीटर ऑफ डिस्क जो है वो निकाल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. रॉड, बेटा आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा. खांसी जो है वो मुझे हो गई है, तो आप प्लीज कॉपरेट करें. चलो आगे बढ़ते हैं. Rod of linear mass density lambda and length L is meant to form a ring of a radius R. तो एक रॉड है जिसकी लेंथ L है एंड लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा. लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा को लिख सकते हैं m बाई n. तो मास क्या हो गया आपका? लैम्डा इनटू n. इसको हमने किस में कन्वर्ट कर रहा है? रिंग ऑफ अ रेडियस R. लेंथ ऑफ रॉड इज L, रिंग का सरकमफरेंस है 2 पाई r. तो R हो गया आपका L अपॉन 2 पाई. हमें तो क्या निकालनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर. डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी रिंग के डायमीटर के अबाउट, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2. तो mr स्क्वायर बाई 2 कर दो.
मास को क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू एल, रेडियस को लिखोगे एल बाई 2 पाई डिवाइड बाई 2। अब यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। लैम्डा यही आंसर, लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel is a rolling on a plane surface. Speed of particle at the highest point of a ream is 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक व्हील है जिसके हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड जो है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ व्हील एट अ सेम लेवल एट अ सेंटर ऑफ व्हील विल बी। तो ये सेंटर के लेवल पे जो पार्टिकल है यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है एंड v इक्वल टू आर ओमेगा, ये दोनों सेम होता है। अब ये और ये दोनों प्योर रोलिंग के लिए सेम होता है एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी vcm प्लस आर ओमेगा। अब ये टोटल 8 है तो vcm कितना होना चाहिए आपका 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाले पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरीके से और आर ओमेगा इस तरीके से, दोनों कितने हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा 4√2, ऑप्शन ए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट अ पार्टिकल व्हिच इज एट अ लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो होना चाहिए 4√2। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आंसर जो है वो आपका ऑप्शन में ही है 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Solid sphere with uniform density and radius r is rotating initially with constant angular velocity about its diameter. After some time, the rotation starts losing mass at a uniform rate. तो mass जो है वो lose हो रहा है with a uniform rate. No change in its shape. Shape जो है वो उसका change नहीं हो रहा. तो angular velocity of sphere when radius becomes r by 2. शेप चेंज नहीं हो रहा, शेप चेंज नहीं हो रहा मतलब वॉल्यूम जो है वो सेम। स्फीयर के वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r/2 क्यूब। अब हमें तो इनके लिए मास की कंपैरिजन करनी है क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर जो है उनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर सेम है तो अपन लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम। ये रेडियस जो है वो चेंज हो गई तो मास में कितना चेंज हुआ वो निकालना। तो मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से m1 इज 8 m2 या फिर m2 को आप लिख सकते हो m1 डिवाइड बाई 8। तो ये हमने क्या कंपैरिजन करी, मास के बीच में कंपैरिजन करी। अब हमें तो क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो, एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे अपन आई ओमेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। अब रेडियस जो है वो आधी हो गई, मास की भी आपके पास वैल्यू है तो ये मास m1 r1 ये m2 r2, मास एंड रेडियस की वैल्यू पुट करो तो आपको ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। वही हमसे पूछा कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का कोफिशिएंट जो x है तो x की वैल्यू क्या हो। Next, a circular ring, solid sphere having same radius rolls down an inclined plane from rest without slipping। तो ये एक inclined plane है, इसमें
एक रिंग एंड एक सॉलिड स्फीयर दोनों रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग. The ratio of velocity when reached at the bottom of a plane. तो जब ये बॉटम ऑफ प्लेन पर है तब उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. कितना है? वेलोसिटी का रेशियो हमें मिला x/5. वो कितना है? तो ये प्योर रोलिंग की अपन बात कर रहे हैं बच्चों. इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है. v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये जो है वेलोसिटी अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालोगे? तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर फॉर्मूला. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एम एम कट. तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए हो जाएगा 1. सेम उसी तरीके से सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? 2/5 एम आर स्क्वायर. तो उसके लिए k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो होगा 2/5. तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दो. h हाइट दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है. 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो हमें रिंग एंड स्फीयर के लिए मिलेगा. तो वहां से हम रेशियो लेंगे तो हमें वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. रेशियो है वो आपका कुछ 3.5 के अराउंड मिल रहा है, जिसे अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू ली है 4. तो ये जो है वो आप मिस्टेक कर सकते हो. यहाँ पे जो रेशियो मिला है वो अप्रोक्सीमेटली मिला है 3.5 के आसपास और राउंड ऑफ करके आपको क्या लिखना है 4. तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप है इसमें आंसर ऑलवेज इंटीजर में ही हमें पुट करना है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा. नेक्स्ट, if L and P represents the angular momentum and linear momentum of particle having mass m, position vector is this, then direction of force हमें निकालनी है. अब देखो पोजीशन वेक्टर आपके पास है और हमें फोर्स चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर से फोर्स कैसे निकालें? तो पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी. वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन दैट मींस एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन अगर एक बार मिल गया तो फोर्स निकालना आसान है. कैसे मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर. a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप. एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी cos माइनस साइन cos एंड एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो एक और बार डिफरेंशिएशन. cos साइन का होगा cos ओमेगा t, cos का होगा माइनस साइन ओमेगा टी. अब a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप. ये आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर. तो जो एक्सीलरेशन मिला वो पोजीशन वेक्टर के कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा दैट इज ऑपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर. तो फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में. The moment of inertia of circular ring of mass m and diameter r about a tangential axis lying in the plane of the ring. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो इन्होंने बहुत सी चीज क्लियरली मेंशन्ड करी है. एक रिंग है, रिंग की ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो डायमीटर की एक्सिस है. दिस एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम डायमीटर एंड यहाँ पे एक एक्सिस अपन बना रहे हैं. ये कौन सी एक्सिस है? टेंजेंशियल एक्सिस. कैसे टेंजेंट है? डायमीटर के पैरेलल. अगर ये कलर ढंग से नहीं दिख रहा तो मैं एक और बार बता देता हूँ. ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है आपकी डायमीटर से पास होने वाली और ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है आपकी जो आपकी डायमीटर है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन.
अब इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो होगी रेडियस। अब ये कितना मास है एंड डायमीटर जो दिया है वो आर जितना दिया है, रेडियस जो होगी वो होगी आर बाई 2। तो यहाँ पे आपकी रेडियस जो हो गई वो कितनी हो गई, आर बाई 2। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होगी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, डी जो है वो है आपका डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 एम आर स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन, बस यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डायमीटर को आर दिया, जबकि नॉर्मली क्या होता है रेडियस को अपन आर लेते हैं। अगर डायमीटर आ रहा है तो रेडियस जो होगी वो होगी आर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3/8 एम आर। Movement of inertia of a rod of mass n having length L about an axis passing through its center and normal to its length. Axis which is passing through center and normal to its length, तो वो moment of inertia होती है ml square by 12 और उन्होंने दिया इसी moment of inertia को अल्फा नाम दिया। अब क्या करा, now the rod is cut into two equal parts। अब इसी रॉड को हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो दोनों जो रॉड है वो दोनों रॉड का मास जो है वो आधा आधा हो जाएगा एंड लेंथ जो है वो भी आधी आधी, और दे आर जॉइंड सिमेट्रिकली टू फॉर्म अ क्रॉस शेप। अब इनको हमने बीच में से कट करके इस तरीके से क्रॉस शेप में कुछ कर, अब ये दोनों रॉड जो है इनका मास m/2 m/2 एंड लेंथ l/2 l/2। तो हमें क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्या होगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 12, मास अब कितना m/2, लेंथ अब कितनी l/2। अब ये करो पूरा 2 इंटू ml स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 12। तो मेरे हिसाब से ml स्क्वायर, अच्छा ml स्क्वायर बाई 12 को हमने अल्फा कहा, तो आंसर क्या होना चाहिए अल्फा डिवाइड बाई 4। एक बार देख लेते हैं, अल्फा बाई 4 वही करना है आपको। बस ये ध्यान देना है कि रॉड को हमने बीच में से कट करना, इसका मतलब है मास भी आधा लेंथ भी आधा, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, the coordinate of a particle with respect to origin in a given reference frame is 1:1:1। कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1:1:1, मतलब i कैप j कैप k कैप। फोर्स आपको दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क को अपन लिख सकते हैं r क्रॉस f। ये है i कैप, ये है j कैप, ये है k कैप। r को लिखो 1 1 1, f को लिखो 1 -1 1। नाउ अब क्या करेंगे, अब तो सर बहुत सिंपल है, इसी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे। अगर आप मैथ्स आपने ऑप्ट कर रहा है तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत सिंपल है, आपने तो ऐसे बहुत सी चीजें करी है। अगर आप नीट में हो तो आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स में या कभी भी आपने पढ़ा होगा कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व कर, तो अपन कर सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट along its diameter is 2.5 times higher than movement of inertia of ring rotating in a similar way। तो हमने यहाँ पे एक डिस्क की बात करी है, डिस्क के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/4। रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। Moment of inertia of a solid sphere which has the same radius as that of disk and rotating in a similar way। तो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड डिस्क, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर
के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी 2/5 mr²। और हमें क्या कहा है, इज n टाइम्स हायर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन रिंग। तो हमें वैल्यू ऑफ n निकाल दी। अब सबसे पहले इन्होंने कंपेयर करा डिस्क एंड रिंग को। इन्होंने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क is 2.5 times higher than ring, 2.5 times higher than ring। तो अब डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दी है। सॉलिड स्फीयर which has the same radius as that of disk, तो सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क की रेडियस सेम है, रिंग की रेडियस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और इन्होंने ये कहा है कि is n times higher than moment of, तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज n टाइम्स हायर देन अ रिंग। तो आपको n की वैल्यू, आप कंपेयर कर दो सारी चीजें। तो क्या करो, डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, mr²/4, ये 2.5 टाइम्स, ये हो जाएगा mr²/2। तो ये रेडियस m से n कैंसल, 2 2 जा 4, तो r²/r1² आपका हो गया 5। वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, सॉलिड के लिए होगा 2/5 mr²। देखो यहाँ पे 2/5 mr² n टाइम्स mr1² डिवाइड बाई 2, फिर सेम से m कैंसल, r²/r1² आपका मिलेगा 5, और ये है आपका n/2। 5 से 5 कैंसल, 2 2 4, तो आंसर आना चाहिए 4। करेक्ट आंसर इज 4। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो n = 4। आगे बढ़ते हैं। 2 iron solid disk of negligible thickness of a iron disk is negligible and radius are r1 and r2. Movement of inertia is I1 and I2 respectively. For r2 is equal to 2r1, ratio of I1 and I2 would be, अब I1 and I2 का रेशियो, तो यहाँ पे है सॉलिड डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 mr2²/2, मास को लिखेंगे मास डेंसिटी इंटू एरिया 4πr², और ये है सिग्मा इंटू 4πr²/2, 4π सिग्मा 2 r1 पावर 4 r2 पावर 4, r1/r2 का रेशियो 1:2, उसकी पावर 4, आंसर 1/16। x की वैल्यू 1/x से कंपेयर करो, वैल्यू ऑफ x इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एक सॉलिड स्फीयर जो है वो विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। रेशियो ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, linear kinetic energy and rotational kinetic energy, linear kinetic energy is half mv², v is equal to r omega, and rotational kinetic energy 1/2 I omega square, omega r r n m 2 2। तो आपको क्या दिया है, रेशियो पूछा है, तो आई थिंक 5:2। आपको सिंपल से फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको बस उस पर ध्यान देना है, अपना काम हो जाएगा। 5:2, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मास, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का मास जो है वो सेम है, रेडियस भी सेम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मास एंड रेडियस जो है वो दोनों के लिए सेम है।
They are rolled on an inclined plane. Let the time taken to reach the bottom by solid sphere and hollow sphere is T1 and T2. So time is under root 2h by a. a को क्या लिखेंगे? g sin theta 1 plus k square by r square. ये होती है टाइम की इक्वेशन फॉर अ बॉडी व्हिच इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. 2h upon a एक्सेलरेशन होता है g sin theta by 1 plus k square by r square. दोनों के लिए हाइट सेम है, g सेम है, थीटा सेम है. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 plus k square by r square. अब जिसके लिए k square by r square ज्यादा, उसके लिए टाइम ज्यादा. अब आप दोनों का सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दोनों के लिए k square by r square निकालो. अब वो सर कैसे निकालें? वो तो आसान है. सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr स्क्वायर, ये mk स्क्वायर, mm कट, तो k स्क्वायर बाई r स्क्वायर मिल गया 2/5. एंड हॉलो स्फीयर के लिए होती है 2/3, ये 2/5 2/3, तो 2/5 आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.4, 2/3 आपको मिलेगा 0.6. हॉलो स्फीयर में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हॉलो स्फीयर वाला टाइम ज्यादा होना चाहिए. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, हॉलो स्फीयर का टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा. तो हमने रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है. अगर यहाँ पे आज जितने क्वेश्चंस करे वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान लो 25 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे कवर करें. इसमें और भी क्वेश्चंस अपन उसको भी देखेंगे, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन जो है वो अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए. रोटेशनल मोशन में जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंट ऑफ टॉर्क, ये 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. आपको करना क्या है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, कौन कौन से टॉपिक हो गए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मोशन ऑन रोलिंग मोशन या फिर मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. ये सारी चीजों से अगर अपन टॉपिक्स की फॉर्मूलाज आप तो लिख लो. सिर्फ जेईई मेंस या फिर नीट दोनों में मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है. बस प्रॉब्लम ये है कि अपन को उस टाइम पे वो सारे फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन याद, फॉर्मूला याद आने चाहिए एंड कैलकुलेशन स्पीड में करनी है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. बस इतनी सी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सकता है. जेईई मेंस में फिजिक्स में की अगर मैं बात करूं तो 70-80 या उससे ज्यादा स्कोर करना इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे डिफिकल्ट, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट है, तो वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा. अगर 4 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, बाकी के मीडियम या इजी लेवल का है, तब भी आपके 21 क्वेश्चन का स्कोर है. 21 क्वेश्चन में से आपने 18 या 19 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तब भी आप 70-80 तक पहुंच सकते हो. उसी तरीके से मैथ्स में करो, उसी तरीके से केमिस्ट्री में करो. अगर 70 to 80 की रेंज में भी अपन बात कर रहे हैं, तब भी आप मोर देन 200 स्कोर करोगे. अगर मोर देन 200 भी हमने स्कोर करा तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 99%. 99 भी या 99.5 से ऊपर ही जाओगे. अगर 99.5 से अगर ऊपर जा रहे हैं अपन तो अच्छी कॉलेज डेफिनेटली आपको मिल जाए, है ना. तो आपको ये कोशिश करनी है. पेपर में ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही तो रैंक डिसाइड करता है. जिन्होंने मतलब 2 साल 3 साल 4 साल से जो मेहनत करी है, वो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें, पर अगर अपन उसको भी छोड़ दे कि हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा, उसकी अपन बात ही नहीं कर रहे, तब भी इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो 20 से 21 क्वेश्चन है, उसमें आपको अच्छी एक्यूरेसी पे काम करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, फॉर्मूला जल्दी से याद आना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एक जो अच्छा क्रिकेटर होता है उसको पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, और बॉलर भी जान जाता है कुछ मैचेस के बाद. तब वो ट्राई करेगा कि उस वीकनेस को यूज करे, पर अगर वो अच्छा बैट्समैन है तो वो वीकनेस को भी अच्छे तरीके से हैंडल करेगा एंड रन स्कोर करेगा.
सिमिलरली आपको भी वही अप्रोच रखनी है। कुछ चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अब उसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। जैसे ये है रोटेशनल मोशन, इसमें बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी इसका बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या कैसे प्रिपेयर करें? फॉर्मूला शीट बना लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी भी फॉर्मूलाज है उसकी एक शीट बना लो, रोलिंग मोशन के लिए एक शीट बना दो, टॉर्क के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने पे हमारा डेफिनेटली बेनिफिट होगा, है ना। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज कमेंट करके बताना, हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तब तक अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।